कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या करें। वहीं सेंसेक्स में हमने देखा भारी गिरावट आज देखने को मिली। सेंसेक्स 1150 अंकों की भारी गिरावट के साथ आज बंद हुआ। मेटल को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर इंडेक्स आज लाल निशान में ही रहे। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या संकेत आज मिले, उन पर भी एक नजर डालते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 893 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 920 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में बिकवाली की है। और अब वक्त है बाजार पर एडिटर स्टेक और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं कि बाजार में जो इतनी बड़ी गिरावट दिख रही है, इतनी बड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है, वो किन वजहों से है। इस महीने के आखिरी हफ्ते का कारोबार और हफ्ते की शुरुआत बेहद कमजोरी के साथ हुई। एक्चुअली शुरुआत उतनी खराब नहीं थी, बाजार हरे निशान में खुले, थोड़ी देर टिकने की कोशिश भी की, लेकिन शुरुआती घंटे से ही मुनाफा वसूली का दबाव बनने लगा और दिन के अंत होते होते तो फिर पूछिए मत। फिर तो जो प्रेशर आया वो गजब का था। दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स बंद हुए। 300 पॉइंट करीबन नीचे निफ्टी बंद हुआ, लगभग 600 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ, लगभग 1150 पॉइंट नीचे सेंसेक्स नीचे जाकर बंद हुआ। तो 5 दिनों तक लगातार बेहद कमजोरी का माहौल दिखा। अब ऐसा क्यों हुआ? पहले तो ये कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से बाजार कमजोर है, प्रॉफिट बुकिंग लगातार आ रही है 15,431 का हाई बनाने के बाद से निफ्टी पर, तो रोज मूड थोड़ा सा कमजोरी का है। दूसरा, एफआईआईज की तरफ से थोड़ी सी खरीदारी के आंकड़े धीमे पड़े हैं। ऐसा नहीं कि वो बेच रहे हैं, लेकिन खरीदना कम किया है और घरेलू फंड तो पहले से जो बेच रहे थे वो बेच ही रहे हैं। ट्रेडर्स ने भी थोड़ा बहुत बेचना और अपनी पोजीशन हल्की करना शुरू कर दिया। ये दो भी ठीक था, लेकिन उसके बाद जो दबाव बना उसकी बड़ी वजह ये थी कि डाउ फ्यूचर्स जो सुबह सुबह मजबूत दिख रहे थे, 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट करीबन ऊपर दिख रहे थे, वो बंद होते होते 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे हो गए और बस फिर वहाँ से ट्रेडर्स की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने अपनी तेज़ी की पोजीशन छोड़ना भी शुरू किया और काफ़ी हद तक शॉर्ट्स बनने भी शुरू हुए। तो उसके बाद बाजार गिरते गिरते 14,700 के नीचे जाकर निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया और बैंक निफ्टी भी 35,250 के करीब बंद होता हुआ दिखा। सेंसेक्स 50,000 के नीचे बंद हुआ। अब आज के सेशन में सबसे बड़ी दो दिक्कत थी। एक तो विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स जो बाजार के उतार चढ़ाव को आगे प्रेडिक्ट करता है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़कर आया है, 14-15% बढ़ा। इसका मतलब है कि आने वाले सेशंस में भी थोड़ा उतार चढ़ाव वाला मामला और कमजोरी वाला मामला रह सकता है। ये विक्स इंडेक्स से पता चल रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात आज थी, हर एक सेक्टर के दिग्गज स्टॉक में बड़ी बिकवाली थी। मतलब रिलायंस, टीसीएस, मारुति, डॉक्टर रेड्डी, आईटीसी, एक्सेप्ट एक मेटल छोड़ दिए, मेटल के अलावा सारे सेक्टर के लीडर्स, एचडीएफसी, ये सारे कमज़ोर थे। इसका मतलब क्लियर कट है कि कहीं न कहीं इंडेक्स पर तेज बिकवाली होती दिख रही है और इंडेक्स के बड़े स्टॉक्स, स्पेशली वो स्टॉक्स जहां पर एफआईआईज की होल्डिंग ज़्यादा है। तो आज के डेटा देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या लंबे समय बाद कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा आपको देखने को मिलता है क्या। ये आगे बाजार की दशा दिशा तय करेगा। क्योंकि हम वायदा कारोबार के मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा उतार चढ़ाव, थोड़ा एक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा भी। अब सिंपल बात यह कि 36,100 के ऊपर निकलकर बैंक निफ्टी टिके तो ताकत का पहला संकेत होगा और निफ्टी के लिए 14,800 के ऊपर निकलकर टिकना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक आपके लिए कमजोरी के संकेत थोड़े से नज़र आ रहे हैं इस बाजार में। बिल्कुल, और अनिल जी से ये भी समझेंगे कि अब कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या रहे, बाजार किन संकेत का और इंतजार करेगा। इस भारी गिरावट के बीच की रणनीति हम थोड़ी देर में अनिल जी से समझें। उससे पहले जरा आज जो हमने एक भारी गिरावट बाजार में देखी, हफ्ते के पहले ही दिन लगातार 5वें कारोबारी सेशन, किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था, कहां थी नरमी, कहां था भरपूर एक्शन, समझते हैं। हमारी सहयोगी देवांशी है हमारे साथ। देवांशी, बताइए। बाजार में आज गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा था। सारे इंडाइसेस लगभग लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे थे। आप देखिए, निफ्टी में करीब 300 अंकों की गिरावट थी, निफ्टी बैंक में करीब 600 अंकों की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखा और जो क्लोजिंग भी थी उसमें कोई ज़्यादा सुधार आता हुआ नहीं दिखा। चुनिंदा स्टॉक्स थे जो कि हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। लेकिन अगर सेक्टर्स की बात करें तो आज सारे हेवी वेट्स में गिरावट थी। बैंकिंग स्टॉक्स में आज सबसे ज़्यादा गिरावट देखने मिली थी। ऑटो स्टॉक्स आज गिरकर बंद होते हुए दिखे। IT स्टॉक्स में भी आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिली और
और फार्मा स्टॉक्स भी लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। केवल मेटल स्टॉक्स थे जो कि आज हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे, क्योंकि कॉपर प्राइसेस जो हैं वो करीब 9 से 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचते हुए दिखे हैं। सबसे पहले अगर बैंक्स की बात करें, दोनों सरकारी बैंक्स और निजी बैंक्सों में आज गिरावट थी। सरकारी बैंक्स में भी आप देखिए, जहां पे आईओबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे थोड़ी सी भी तेजी आती हुई दिख रही थी पिछले कई दिनों से, यहां पे आज मुनाफा वसूली आती हुई दिखी है। इंडियन बैंक, यूको बैंक लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए। निजी बैंकों में भी आप देखिए, आरबीएल, फेडरल बैंक, एक्सिस, इंडसइंड बैंक में भी आज लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा है। सबसे ज़्यादा गिरावट यहाँ पे आती हुई दिखी। ऑटो इंडेक्स की अगर बात करें तो लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जहां पे आज हमने लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा, लेकिन मदरसन सुमी जहां पे आज मैनेजमेंट के साथ बातचीत होती हुई दिखी, इसके चलते आज हमने देखा हरे निशान के साथ ट्रेड। और साथ ही अमरा राजा बैटरीज, यहाँ पे भी खबरों के चलते हमने देखा हल्की सी तेजी जरूर आती हुई दिखी। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में आज लाल निशान के साथ ट्रेड हुआ था। IT स्टॉक्स, सारे ही स्टॉक्स आज लाल निशान के साथ ट्रेड हुए हैं। TCS, माइंडट्री, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स। फार्मा स्टॉक्स में भी आज गिरावट काफ़ी बढ़ती हुई दिखी थी। एल्केम, डॉक्टर रेड्डी, कैडिला हेल्थ, ऑरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, ये सारे स्टॉक्स में आज करीब 2 से 3% की गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। साथ ही आज मेटल स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे हरे निशान में ट्रेड होता हुआ दिखा। हिंद कॉपर, हिंडाल्को, टाटा स्टील आज टॉप गेनर्स बनते हुए दिखे। और इसके अलावा वायदा बाजार में भी हमने देखा कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स की पोजीशन बनी, या तो शॉर्ट कवरिंग के चलते हरे निशान में ट्रेड होता हुआ दिखा। जुबिलेंट फूड जो खबर आती हुई दिखी एक्विजिशन की, इसके चलते सहारा मिला। टोरेंट पावर, टाटा केमिकल, अदानी एंटरप्राइज, अदानी गैस जैसे स्टॉक्स थे जहां पे आज खरीदारी आती हुई दिखी है। साथ ही आज जी बिजनेस पर जो आपको सुपर हिट कॉल्स रेकमेंड किए थे, इसमें आज खरीदारी आती हुई दिखी है। टोरेंट पावर ये स्टॉक था जहां पे आपको वागले साहब ने रेकमेंड किया था। ट्रेंड आज खरीदारी की राय थी। जुबिलेंट फूड आपको रेकमेंड किया गया था। ऑरबिंदो फार्मा, बिकवाली की राय थी। साथ ही वेदांता आज आपको सिमिजी ने रेकमेंड किया था। टारगेट्स हिट होते हुए दिखे। और हिंडाल्को में भी आज आपको चार्ट कॉर्नर में खरीदारी की राय मिलती हुई दिखी थी। तो इन ऑल जी बिजनेस के सुपर हिट कॉल्स में आज आपकी कमाई होती हुई दिखी, लेकिन ओवरऑल अगर बाजार देखें सारे इंडाइसेस आज लाल निशान के साथ ट्रेड होते हुए दिखे। मिड कैप, स्मॉल कैप में भी आज लाल निशान के साथ ट्रेड हुआ, लेकिन मेटल स्टॉक्स आज हरे निशान में बंद होते हुए दिखे हैं। बहुत शुक्रिया आपका देवांशी, बाजार पर और ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर बाजार पूरी तरह लाल निशान में। हमारे जो आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय उनका रुख कर लेते हैं। सुदीप जी, वाकई जब बाजार में कमजोरी दिखे, ऐसी भारी गिरावट दिखे, तो मन में चिंता होना निवेशकों के लाजमी है। तो पहले बाजार के इस मूवमेंट को कैसे ले, कैसे समझे, और अभी फिलहाल क्या रणनीति रखनी चाहिए बाजार में? देखिए, 2 चीज मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि यूएस में जो बॉन्ड यील्ड अचानक बढ़ गए हैं, उसको लेके ग्लोबल इन्वेस्टर्स के मन में एक शंका है, क्योंकि ये बॉन्ड यील्ड बढ़ना इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए हानिकारक माना जाता है। इसका 2 कारण हो सकता है। एक तो इन्फ्लेशन, दूसरी बात है अगर ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है, तो अभी इतना बड़ा ग्रोथ का संभावना तो नहीं दिख रहा है, तो शायद निवेशक के मन में इन्फ्लेशन का डर है, इसीलिए बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं। दूसरी बात डोमेस्टिक स्पेसिफिक मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ अचानक कोविड-19 के नंबर्स बढ़ गए हैं और उसको लेके सेकेंड लॉकडाउन के जैसे बातचीत चल रहे हैं डिफरेंट फोरम पे, डिफरेंट अथॉरिटीज के साथ, उसको लेके भी निवेशक के मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जिसका असर बहुत सारे सेक्टर्स जो कि डायरेक्टली लॉकडाउन से इंपैक्टेड होते हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट, होटल, हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइन, उन शेयर्स पे देखने को मिले हैं। तो ये 2 जो न्यूज फ्लो है, 2 जो इवेंट है, इसका दबाव इंडियन मार्केट पे था। और जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट्स में मूड नेगेटिव होता गया, इंडियन मार्केट्स में भी जबरदस्त बिकवाली देखा है। यहाँ पे ध्यान में ये भी रखना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, तो मार्जिन ऑफ एरर ऐसे लेवल पे बहुत कम होता है। तो प्रॉफिट बुकिंग आप कहे या जैसे भी स्टॉप लॉस ट्रिगर की बात करें, मार्केट में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिला और मार्केट लोएस्ट लेवल पे आके बंद हुआ। पर यहाँ पे मैं अभी भी ये कहना चाहूंगा कि मार्केट का जो टेक्सचर है, लॉन्ग टर्म टेक्सचर, लॉन्ग टर्म आउटलुक, मीडियम टर्म आउटलुक, वो पॉजिटिव है। और अगर कोई निवेश करना चाहता है मार्केट में, ये शायद एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। चुनिंदे शेयर, जैसे मैं रिलायंस का जिक्र करना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो अच्छा खासा गिरावट आज देखने को मिला है, वहां पे शायद थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी की जा सकती है। ऑफ कोर्स ये वीक में वोलेटिलिटी बरकरार रहेगा। ये क्लोजिंग एफएनओ क्लोजिंग वीक है, तो शायद थर्सडे तक अच्छा खासा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। पर अपॉर्चुनिटी लेके लंबी अवधि निवेशक को खरीदारी करनी चाहिए।
तो लंबी अवधि की खरीदारी और गिरते हुए बाजार में भी खरीदारी के मौके जरूर बन रहे हैं, ऐसा सुदीप जी ने बहुत अच्छे से समझाया। सुदीप जी से बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरों का हम रुख कर लेते हैं। कॉपर खासतौर पर इसकी कीमतें हमने देखा 9 साल की ऊंचाई पर है और बहुत बड़ा इंडिकेटर मानी जाती है कॉपर की जो कीमतें होती हैं। तो कीमतें बढ़ने के बाद अब कॉपर जब फोकस में है तो इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, इन दोनों को ही बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष है हमारे साथ। आशीष, जरा बताएं। देखिए, कॉपर की कीमतें 9 साल की ऊंचाई पर है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कमोडिटी साइकिल में एक तेज अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अक्रॉस मेटल सेक्टर अगर आप देखें तो कीमतों में काफ़ी ज़्यादा उछाल है। कॉपर में खास बात यह कि मांग बहुत मजबूत है और खासतौर पर अगर आप देखें तो जो चाइना से मांग आती है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी है जो इशारा कर रही हैं कि इस साल जो है ग्लोबली जो कॉपर की सप्लाई है इसमें 5 लाख टन के आसपास का डेफिसिट यानी कमी देखने को मिल सकती है, यानी आगे भी प्राइसेस में जो बढ़त है वो बरकरार देखने को मिलेगी। वैसे भी अगर आप देखें तो मार्च के निचले स्तरों में जो कॉपर की कीमतें थी वो करीब $4,618 प्रति टन थी, जो कि अब बढ़कर $9,000 प्रति टन के पार जा चुकी है। यानी लगभग मार्च के निचले स्तरों से अगर आप देखें तो जो कॉपर की कीमतें हैं वो दुगनी हो चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, साल की शुरुआत से भी आप देख लीजिए 12 से 15% का उछाल कॉपर की कीमतों में देखने को मिल रहा है और इसका फायदा स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा जो मेटल की कंपनियां जो कि कॉपर बनाती हैं उनको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर देखिए, भारत की पूरी तरीके से सबसे बड़ी कॉपर बनाने वाली कंपनी है जिसका एक असर देखने को मिला और आज पूरे मेटल पैक को स्टॉक ने लीड भी किया। हिंडाल्को इनकी करीब 16% आय जो है वो कॉपर बिजनेस से आती है, तो इसका भी एक असर देखने को मिला। हिंडाल्को पर दूसरी भी खबरों थी, उसके चलते आप देखिए अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन किसी का फायदा तो किसी का नुकसान। जो इंडस्ट्रीज बतौर कॉपर को रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती हैं उनकी जो लागत खर्च है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो बढ़ती हुई नजर आएगा। सबसे पहले देखिए ऑटो कंपनीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स बड़ी मात्रा में कॉपर का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है, वायर सेगमेंट है, यहाँ पर भी कॉपर की काफ़ी बढ़िया डिमांड होती है। तो इन कंपनीज के लिए नेगेटिव होगा, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर और हिंडाल्को इनके लिए बड़ा पॉजिटिव है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, कॉपर पर एक एक्सक्लूसिव रिसर्च हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में जो कोविड के मामले हैं, उन नंबर्स हैं, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे चिंता बढ़ चुकी है। चिंता किनकी बढ़ी है? सीधा असर मल्टीप्लेक्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो रही थी, लेकिन नंबर बढ़ने के बाद एक बार फिर से एक बड़ा इंपैक्ट इन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन का डर जो सता रहा है। ज्यादा जानकारी दे रही है इस पर हमारे सहयोगी सृष्टि का रुख करते हैं। बताइए सृष्टि। देश में और खासतौर से महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़त देखने को मिल रही है। इसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने नियम भी कड़े कर दिए हैं। अमरावती में करीब 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है और काफ़ी अन्य राज्य हैं जहां पे नियम जो है काफ़ी सख्त कर दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है मल्टीप्लेक्स कंपनियों के कामकाज पर। क्योंकि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने जो ये मल्टीप्लेक्स कंपनियाँ, इनको पूरी क्षमता पर कामकाज करने की अनुमति नहीं दी थी, पर एक उम्मीद थी कि आगे जाके जो नई मूवीज रिलीज होंगी इनसे इनके कामकाज में रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर हम मार्च में देखें तो वहाँ पे यश राज बैनर की एक काफ़ी बड़ी मूवी रिलीज होने का अनुमान था और अप्रैल से जुलाई के बीच में करीब 8 बड़ी बॉलीवुड मूवीज रिलीज होनी थी, जिसमें 83 और सूर्यवंशी जैसे बड़े नाम थे। पर अब जिस तरीके से नए नियम आ रहे हैं और एक फिर से लॉकडाउन लगने का खतरा देखने को मिल रहा है, उसका सीधा असर आप देखिए आज दोनों ही कंपनीज के शेयर में देखने को मिल रहा है। दोनों ही कंपनीज के शेयर में आज आप दबाव देख सकते हैं। महाराष्ट्र दोनों ही कंपनी के लिए काफ़ी अहम क्षेत्र है, क्योंकि आइनॉक्स और पीवीआर दोनों को देखें तो इनकी कुल स्क्रीन्स में से करीब 20% जो स्क्रीन्स है वो केवल महाराष्ट्र में है और इनकी कुल आय में से करीब जो 1/4 आय का हिस्सा है वो महाराष्ट्र से ही आता है। तो अगर महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगता है या फिर इसको लेकर कुछ नियम सख्त किए जाते हैं, खासतौर से मुंबई जैसे शहर में, तो ये दोनों कंपनीज के लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सृष्टि पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए। तो जाहिर तौर पर सुदीप सर, अब महाराष्ट्र में जो जिसका जिक्र आपने किया अभी, जो कोरोना के नंबर से बढ़ने से काफी ज्यादा चिंता बढ़ गई है, मल्टीप्लेक्स शेयरों पर असर दिखेगा। फिलहाल मल्टीप्लेक्स शेयरों की अगर बात की जाए, कैसा इंपैक्ट हम देखेंगे, जैसे सृष्टि ने भी डिस्कस किया, और अभी स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए ऐसे शेयरों में? देखिए, मल्टीप्लेक्स शेयर से तो मैं दूर रहने की सलाह पहले भी दे रहा था और अभी भी मैं दूंगा। और जैसे जैसे खबर आ रहे हैं मल्टीप्लेक्स का जो रिकवरी का पाथ है वो और भी लंबा दिख रहा है। जैसे जल्द मार्च अप्रैल से रिकवरी का हम उम्मीद कर रहे थे वो शायद अभी दूर हो, क्योंकि 1-2 महीना तो मिनिमम जाएगा बाय द टाइम दे गेन बैक द मोमेंटम। मैं यहाँ पे होटल्स, एयरलाइन के स्टॉक्स की भी जिक्र करना चाहूंगा।
देखिए एयरलाइन स्टॉक्स में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। शायद वो मोमेंटम में भी एक रुकावट आने वाली है, क्योंकि ये जो कोरोना रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन है इससे ट्रैवल का ऊपर भी असर आएगा। नेचुरली होटल स्टॉक्स पे, जहां पे कि कॉर्पोरेट ट्रैवल जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है होटल का बिजनेस का, वहां पे भी एक नमी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर एयरलाइंस में लोग ट्रैवल करना पसंद नहीं करते हैं, अगर ये स्टेट वाइड रेस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली होटल्स का भी ऑक्यूपेंसी में कोई इंप्रूवमेंट होने की संभावना, हालांकि शायद थोड़ा डिक्लाइन हो सकता है ऑक्यूपेंसी रेट। इस माहौल में ये पूरे जो सेक्टर्स का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ से दूर रहना चाहिए। ऑब्वियसली वैल्यू के हिसाब से होटल स्टॉक्स में बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, पर अभी हमारी सलाह तो ये होगी कि दूर रहिए, सतर्क रहिए, ऑब्जर्व करिए। तो सुधीर जी की सलाह, महाराष्ट्र में बढ़ते नंबर के चलते होटल्स, ट्रैवल जैसे एयरलाइंस और खासतौर पर मल्टीप्लेक्स जो सेक्टर है उससे थोड़ा बहुत अभी आप दूरी और कॉशियस ट्रेंड बनाए रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शो के खास सेगमेंट वीके शर्मा जी का ऑप्शन देखते हैं अब। और हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटी से वीके शर्मा जी हैं। सर बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। कल बम्पर कमाई का ऑप्शन कौन सा बताएंगे? जी स्वाति जी, आपको और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। 2 स्टॉक ऑप्शंस लेकर आया हूं और माहौल क्योंकि थोड़ा सा बेरिश है तो मैं ट्रेडिंग के अंदर पुट सजेस्ट कर रहा हूं। ध्यान रखिए, ये मेरा खुद का कन्विक्शन पुट्स के अंदर हमेशा कम रहता है। मैं समझता हूं कि आमतौर पर ट्रेडर लॉन्ग करके पैसा ही कमाते हैं ज्यादा होता है, ठीक है। जो लोग माहिर हैं वो जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन आज कॉल वालों का दिन नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं टीसीएस से। यहाँ पे आप फरवरी महीने का 2900 स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीदे, जो 17 रुपए पे लास्ट ट्रेड था। स्टॉप लॉस रखे 9 रुपए का और टारगेट रहेगा आपका 35 रुपए। दूसरा जो ट्रेड है वो बर्जर पेंट्स में बनता है। यहाँ पे फरवरी का ही 730 सीरीज का पुट आप खरीदे, 9.5 रुपए पे मिलेगा। स्टॉप लॉस रखे थोड़ा टाइट 5 रुपए का और टारगेट आपका रहेगा 17। तो दोनों ही चीजें ध्यान रखें, आवश्यकता हो तो ही करें, अदरवाइज आमतौर पर मैं पुट्स के फेवर में नॉर्मली नहीं हूँ। मार्केट अभी ऐसा है, इसलिए चाहे तो कर सकते हैं। नमस्ते और जय हिंद। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल बाजार पर क्या बनाएं आप स्ट्रैटेजी। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, सबसे अहम तो ये होगा कि अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहता है। कल सुबह डाउ फ्यूचर्स किस तरह से ट्रेड करते हुए दिखते हैं, तो वो बाजार की दशा दिशा तय करेंगे, क्योंकि हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स करीबन 200 पॉइंट नीचे थे। अब उसके बाद आज के एफआईज के आंकड़े देखने ज़रूर होंगे। जिस तरह से दिग्गज शेयरों में बिकवाली हुई है, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग होती हुई दिखी है, ये देखना ज़रूरी होगा कि ये बिकवाली घरेलू फंड ने की है, जो कि हमेशा से कर रहे हैं, तब तो ठीक। लेकिन अगर उनके साथ एफआईज भी बेचना शुरू कर दें तो फिर मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है। तो आज के डेटा उस लिहाज से अहमियत वाले होंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो सेलेक्टिवली आपको जो खरीदारी दिखी है मेटल्स में या मिड कैप आईटी शेयरों में, वो आपको अभी भी जारी दिख सकती है कि थोड़ी बहुत खरीदारी कहीं कहीं हो सकती है। लेकिन दिग्गज शेयरों में जो थोड़ा सा बिकवाली का दबाव आया है वो इम्पोर्टेंट है। अब अहम लेवल जो आपके लिए बाजार पर है 14,500 के आसपास निफ्टी पर अगला अहम सपोर्ट है, और बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे फिसलता है तो फिर लगभग 1000 से 1500 पॉइंट की जगह नीचे की बैंक निफ्टी में खुल जाती है, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। ऊपरी स्तरों पर एक बार 14,800 14,900 की रेंज हल्की रुकावट का लेवल है निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए 35,850 से लेकर 36,100, ये 350 पॉइंट की रेंज ऊपर की तरफ रुकावट का लेवल है। इन पर आपको नजर रखनी है। कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी के बाद अब कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी समझते हैं। हमारे साथ है kiranjadhav.com के आशीष खेलकर। आशीष जी बहुत स्वागत है। कल कहां पर स्ट्रैटेजी बनाए ऑप्शन में? वेरी गुड इवनिंग। देखिए, जिस तरह का फॉल आया है आज, उसमें से मैं मानता हूँ कि बैंकिंग में थोड़ा सा ज्यादा गिरावट और बढ़ने की संभावना मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने बंधन बैंक को चुना है। बंधन बैंक का 330 का पुट ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी। करंट मार्केट प्राइस आज का क्लोजिंग करीबन 8 रुपया है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 5 रुपये 80 पैसे का। मेरा पहला टारगेट रहेगा 12 रुपये का, दूसरा टारगेट रहेगा 14 रुपये का।
लेकिन एक स्टॉक है जो आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया, इसलिए उसमें खरीदारी करनी है। कल ये बढ़त और बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है और वो है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड का 3100 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करना है। आज का क्लोजिंग करीबन 68 की लेवल पे है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 50 रुपए का और मेरा लक्ष्य रहेगा 95 रुपये। बहुत शुक्रिया आशीष जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। शो के अंत में सुदीप जी आपसे समझेंगे, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तक का नजरिया किसी को रखना हो निवेश का तो कहां पर रखा जाए? जी, मैं 2 शेयर का जिक्र करना चाहूंगा। एक तो अमर राजा बैटरी सेक्टर के दिग्गज कंपनी बहुत ही अच्छा कारोबार कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनका 2 व्हीलर सेगमेंट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है परफॉर्मेंस का और ये कंटिन्यूअसली मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। लेड प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिला था जो कि इसका मुख्य रॉ मटेरियल है। इन्होंने Q4 में अभी तक प्राइस हाइक नहीं लिया तो शायद मार्जिन में थोड़ा दबाव Q4 में भी रह सकता है, पर आने वाले दिनों में नेक्स्ट फिस्कल में जरूर ये प्राइस हाइक करेंगे और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मार्जिन में भी देखने की संभावना रहेगी। ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। यहाँ पे करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है 1100 रुपए का टारगेट रख के। दूसरा कंपनी जिसका मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे फिनोलेक्स केबल का जिक्र करूंगा। जैसे हम जानते हैं कि इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट होने के साथ साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप हो रहा है और इस कंपनी का Q3 के नंबर्स भी बहुत अच्छे आए हैं। वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और जो लिक्विडिटी पोजीशन भी कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है। हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में इनका प्रदर्शन और भी इंप्रूव होगा और वैल्यूएशन के लिहाज से यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। 470 रुपए का टारगेट 6 से 9 महीने के लिए रख के। तो लंबी अवधि का नजरिया 6 महीने से साल भर तक का हमारा राजा बैटरीज और फिनोलेक्स केबल्स में रखने की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय जी की। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में शामिल हुए और सभी सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए इस शो में बस इतना ही। कल सुबह 7 बजे से बाजार के लाइव एक्शन के लिए जरूर देखिए जी बिजनेस।